Good morning, student. We are in our first chapter, laws of motion. In our previous lecture, we have seen the maths related to uniform circular motion, determining the direction of velocity. इसके पूर्व हमने कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखे हुए हैं, एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4. ये एग्जांपल्स आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखे होंगे. इसके सामने हम लोग सामने चलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये जो भाग हैं ये न्यूटन्स के गति के नियमों के आधार पर बनाए गए हैं. न्यूटन्स को क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको ऐसा क्या महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ लॉज बनाए गति के, और वो नियम जो भी न्यूटन ने उस समय पर बनाए थे, है ना, वो अभी तक प्रचलित है, माने गए हैं, और सच में उनके जो भी लॉज थे वो प्रूव हुए हैं, सक्सेस हुए हैं. तो सबसे पहले प्रश्न हमको ये आता है कि अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. मतलब कोई भी पिंड अपनी गति अपने मन से क्यों नहीं बदलता. ये सब पहला सवाल न्यूटन को आया. फिर ऑफ द फोर्स विच इज सफिशिएंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट द टेबल. मतलब जैसे अपने हाथ से हम लोग कोई भी किताब उठा सकते हैं, वही हाथ से हम लोग कोई भी टेबल क्यों नहीं उठा सकते. थर्ड, फ्रूट्स ऑन अ ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन. जब भी किसी भी पेड़ की टहनी हिलती है तो अपने आप फ्रूट्स, मतलब जो फल रहते हैं, वो फल नीचे ही क्यों आते हैं, नीचे क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते. और चौथा प्रश्न न्यूटन को ये पड़ा, एन इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर इट इज स्विच ऑफ. फैन मतलब पंखा, हमारे घर में चलने वाला सीलिंग फैन, यदि हमने बंद कर दिया, है ना, तो सीलिंग फैन बंद करने के बाद भी वो कुछ देर तक घूमता ही क्यों रहता है. ये चार सवाल न्यूटन के मन में वो समय पर आए और उन्होंने कुछ लॉज बनाए, है ना. तो इसमें कुछ एक नया टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बेटा, जिनका नाम है इनर्शिया. देखिए, वी हैव लर्न दैट इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमने इसके पहले भी इनर्शिया के बारे में पढ़ा है, रिलेटेड टू, और इनर्शिया जो रहता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है. मतलब किसी पिंड के द्रव्यमान से इनर्शिया जो होता है वो रिलेटेड होता है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब दिस वेरी प्रॉपरली, दिस वेरी प्रॉपर्टी and is therefore also called the law of inertia. हाँ, आई थिंक यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, यहाँ पे प्रॉपरली चाहिए. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब दिस वेरी प्रॉपरली एंड देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. मतलब न्यूटन ने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और इसी का नाम हमने लॉ ऑफ इनर्शिया नाम से हम लोग इनको जानते हैं. और इंस्टेंसेस ऑफ इनर्शिया आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और जो भी इंस्टेंसेस हैं इनर्शिया के, उसको हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये क्या है ये आपको समझा के बताता हूँ. एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट. मतलब कोई भी पिंड अपनी गति तब तक निर्धारित करता है और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर समतल गति से चलता रहता है, समतल गति से चलता रहता है तब तक, along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. मतलब कोई भी पिंड एक तो एक समान गति से चलता रहता है या फिर रुका हुआ रहता है एक ही रेखा में, एक ही लाइन में, जब तक unless an external unbalanced force acts on it, जब तक कोई भी external unbalanced force उनके ऊपर नहीं प्रभावी होता, या कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, बल जब तक हम लोग उसके ऊपर नहीं लगाएंगे तब तक वो वही गति में रहेगा या फिर एक समान गति से चलता हुआ दिखेगा. ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट हियर रिटन इज, यू मस्ट हैव प्लेड अ टग ऑफ वॉर. मतलब रस्सी खींच हमने देखी हुई है.
so long as the force applied by both the sides are equal, जब तक दोनों साइड से लगाया हुआ बल एक जैसा नहीं होता, वो बैलेंस होता है। और अचानक से यदि किसी दूसरे साइड से बल अधिक लगाया गया तो जो होता है वो रस्सी वो दिशा में बहने लगती, मतलब जाने लगती है, और वो बल जिसको हम लोग उस समय अपनाया हुआ बल बोलेंगे, उसको असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस फोर्स। वही अनबैलेंस फोर्स जब तक हम लोग किसी पिंड पर कार्य नहीं करेंगे तब तक वो सरल रेखा में या विरामावस्था में ही रहेगा या फिर समान गति से चलता रहेगा। तो ये जो है वो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, जिसमें इनर्शिया के बारे में बोला गया है। इनर्शिया क्या है? जो पिंड के मास मतलब द्रव्यमान पर निर्धारित होता है। अभी एक दूसरा उदाहरण दिया है यहाँ पे, देखिए हमें एक ग्लास में हम लोग क्या लेते हैं, रेत लेते हैं। तो एक ग्लास में रेत लेने के बाद हम लोग को वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा रखना है। लकड़ी के टुकड़े के ऊपर एक कोई सिक्का रखना है, और जोर से हम लोग को अपने हाथों से, उंगलियों से उसको, वो लकड़ी के टुकड़े को जोर से, फोर्स, बल से उसको हटाना है। तो वो उदाहरण में आपको क्या दिखेगा कि वो जो सिक्का है, वो सिक्का अपनी गति जैसे के वैसे रखने की कोशिश करता है। तो जिस बल से हम लोग उस लकड़ी के टुकड़े को निकाल रहे थे, उसको हम लोग अनबैलेंस फोर्स यानी कि असंतुलित बल भी कहेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इनर्शिया, दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। मतलब बल हमने उस सिक्के पर लगाया था क्या? नहीं, फिर भी वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन मतलब गति बदलने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, पर वो बदली। इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो कोशिश न करते हुए भी जब उसकी गति पर फर्क पड़ता है वो बदल जाता है। इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन, अपने आप वो गति में आ जाता है किसी बल से। कोई बल नहीं लगाया था हमने सिक्के के ऊपर, लेकिन वो नीचे का लकड़ी का टुकड़ा हटाने से अचानक से वो अपनी गति में आ गया। इट आल्सो एक्सप्लेन द अनबैलेंस फोर्स, इसी को हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों को मोमेंटम के बारे में देखना है। मोमेंटम जिसको हम लोग को पी से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। और मोमेंटम है क्या, है ना? द फोर्स नेसेसरी टू चेंज cause a change in momentum of an object depends upon the rate of change of momentum. तो momentum it depends upon the change in its velocity and its mass. मतलब ये देखिए, this means that the effect of the force depend on the property related to both mass and velocity of the striking object. This property was termed momentum by Newton. न्यूटन के द्वारा जब भी किसी बल मतलब किसी भी पिंड पर द्रव्यमान और वेलोसिटी दोनों एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, मीन्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब बल लगाने पर उसके द्रव्यमान में और वेलोसिटी में अचानक से बदल होने लगता है। ठीक है, मतलब कोई यहाँ पे स्ट्राइकर है, हम लोग कैरम खेल रहे हैं, अचानक से वो स्थिर था, उसका द्रव्यमान स्थिर था वो स्ट्राइकर का, अचानक से मैंने बल प्रयुक्त किया तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से। इसको हम लोग मोमेंटम कहेंगे। और ये मोमेंटम जो है, ये टर्म सबसे पहले न्यूटन ने हमें समझा कर बताया था। इसके पहले हम लोग वेलोसिटी देखा, इनर्शिया देखा हमने। इनर्शिया किसके रिलेटेड होता है? सिर्फ किसी भी पिंड के द्रव्यमान के आधार पर होता है, लेकिन मोमेंटम जो होता है वो किसी भी पिंड के द्रव्यमान और वेलोसिटी दोनों के आधार पर, यानी मास एंड वेलोसिटी दोनों के आधार पर होता है। तो मोमेंटम की यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई गई है, इसको हम लोग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, दो किसी भी भाग के। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास और वेलोसिटी दोनों का गुणा होता है मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम आपको पता है, पी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, है ना। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हमने इसके पहले देखी हुई है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वाइल इन सीजीएस सिस्टम इट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड।
अगर हम लोग को ऐसा है और सीजीएस सिस्टम पूछा गया मोमेंटम का, तो मोमेंटम का ऐसा सिस्टम है केजी मीटर पर सेकंड और सीजीएस सिस्टम है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मोमेंटम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, या फिर उसको फार्मूला है P = m/v। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब मोमेंटम में कोई भी बदलाव यदि देखा जाता है तो वो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है उसके ऊपर प्रयुक्त किए गए बल पर, और परिवर्तन बल की जो भी दिशा होगी उसके आधार पर वही वो बदलता रहता है। ठीक है, यह ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m had an initial velocity u. When a force F applied in the direction of velocity for time t, its velocity becomes v। मतलब कोई भी एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, वो एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है, बल लगाया जाता है, तो वो एक वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में चलने लगता है, अपने आप बंद स्थिर था वो चलने लगा है, इट्स वेलोसिटी बिकम v। मतलब एक यहाँ पे टाइम t दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी v दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है और फोर्स F दिया गया है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट P के अनुसार, P मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थोड़ी आएंगी, इनिशियल है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएंगी, यानी कि P = m/u आएगा, जैसे यहाँ पे लिया गया है। फिर फाइनल मोमेंटम में आफ्टर टाइम t, मतलब कुछ समय बाद, यही P = m/v आएगा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम = चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम = ये फार्मूला याद रखना है आप लोग को। ये फार्मूले में चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल वेलोसिटी में, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करना है। तो फाइनल मोमेंटम है mv और इनिशियल मोमेंटम है mu, दोनों को माइनस किया अपॉन t। तो यहाँ पे mv और mu में से m कॉमन निकलेगा तो बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा v - u अपॉन t = क्या आएगा आपको, = m/a। अब आपको पता है a कैसे आया, इसके पूर्व वीडियो में आपको मैंने बताया था कि v - u अपॉन t = होता है a यानी कि एक्सेलरेशन, है ना। हमने वेलोसिटी देखा है, एक्सेलरेशन देखा है, फिर आज हम लोग इनर्शिया देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग मोमेंटम भी देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब ये वाक्य आपको समझ में नहीं आया होगा, यही वाक्य यहाँ पे भी बोला गया है। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यही है न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें ये बोला गया है कि जो भी मोमेंट, अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको मिला है m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स F। तो इसी को हम लोग F = m/a भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे K हमने कांस्टेंट लिया है, यदि हम लोग मानकर चलते कि F इधर लिख लिया और ma इधर लिख लिया, तो F = k × ma होता है। तो K इज कांस्टेंट कोई एक वैल्यू है जिसको हम लोग 1 रखते हैं, तो 1 का कोई भी संख्या के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर F = m/a ही आएगा, है ना। k 1 हो जाएगा तो F = m/a। तो ये हो गया बेटा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था हमने। an object continues to be remain at rest until an external force does not applied on it। जब तक कोई बल, प्रयुक्त बल उसके ऊपर, असंतुलित बल उसके ऊपर प्रयुक्त नहीं होता, तब तक वो जैसे कि वैसे रहने की कोशिश करेगा। फिर हमने ये दूसरा नियम देखा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और ये भी हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। फिर हम लोग इसके बाद सामने चलते हैं, हमारा एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट मासेस विद इनिशियली एट रेस्ट, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ इज 0। सपोज द फोर्स acts for time t on both sides, the lighter object start moving faster than heavier object। However, from the above formula we know that the rate of change of momentum, that is F, in both objects is same, and the total change in their momentum will also be same, that is Ft। Thus if the same force is applied on different objects, the change of moment is the same। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम लोग को, दो पिंड हमको लोग को यहाँ पे लेने हैं,
हैविंग डिफरेंट मासेस, कोई मतलब एक छोटा सा एक गोल लेंगे और बड़ा वाला एक गोल लेंगे विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दोनों एक जगह पे स्थिर है और दोनों पर इनिशियल मोमेंट ऑफ बोथ इज जीरो। सपोज अ फोर्स एक्ट फॉर टाइम टी ऑन बोथ ऑब्जेक्ट, मतलब एक समान मतलब बल से उनके ऊपर फोर्स एक्ट करना है, तो एक समान फोर्स एक्ट करना है, बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं, एक समान आना चाहिए। द लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फास्टर, तो लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही बल से भारी द्रव्यमान वाले पिंड की अपेक्षा में वो लाइटर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा देर तक सामने तक जाएगा और जो भारी था वो कम देर तक जाएगा, कम दूरी तय करेगा। तो एफ इन बोथ द ऑब्जेक्ट इज सेम एंड टोटल चेंज इन देयर मोमेंटम विल आल्सो बी द सेम। तो इनमें भले ही बल अलग सेम है, मतलब उनकी गति अलग अलग है, बल सेम है, तो इसका ये मतलब होगा कि द चेंज ऑफ मोमेंटम इन बोथ ऑब्जेक्ट सेम होगा, इसमें लगने वाला जो मोमेंटम है वो सेम ही होगा और टोटल चेंज इन देयर मोमेंटम आल्सो भी सेम, और दोनों का जो बदलाव है चेंज इन मोमेंटम वो भी क्या होगा, सेम, दैट इज एफ टी। फिर हम लोग देखते बेटा न्यूटन हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही प्रचलित है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारी पहली जो किताब थी उसमें ये डेफिनेशन इसकी ली गई थी, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है नई सिलेबस के अनुसार। एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब यदि हम लोग दीवार के ऊपर जिस गति से कोई गेंद फेंक के मारेंगे उसी गति से वो रिटर्न हमारे पास अपने आप आ जाती है ना, आ जाती है ना। क्या उसको आने के लिए हम लोग बोलते हैं क्या, या फिर अपने आप वो अपने मन से चली जाती है वापस, ऐसा नहीं है। जिस गति से हम लोग फोर्स, अगर फोर्स कम लगाएंगे तो कम गति से आएंगी और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा फोर्स में आएंगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं हम लोग। वी हैव लर्न अबाउट फोर्स एंड इट्स फिक्स्ड ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब हमने पिंड के ऊपर प्रयुक्त किए गए बल और उसके परिणाम के बारे में न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था। अब हम लोग देखेंगे हाउ इन नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन, मतलब हमारे नेचर में, मतलब नैसर्गिक जो क्रिया है उसमें कोई भी फोर्स अपने आप किसी भी अकेले पिंड पर नहीं पड़ता। फोर्स इज अ रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब फोर्स क्या है, मतलब गति के बारे में दी गई जानकारी के बारे में बताया गया है। फोर्स यानी बल लगाने पर उसमें जो बदलाव आते हैं वो उसके बारे में बताया गया। फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स, मतलब फोर्सेस जो है वो हमेशा जोड़ियों में देखे जाते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्लाई द फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द लेटर ऑब्जेक्ट आल्सो साइमल्टेनियसली अप्लाई द फोर्स ऑन अ फॉर्मर ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक 3 गोल रखे हैं, 3 गोल पिंड रखे हैं, है ना, 3। तो यदि हम लोगों ने क्या किया, पहले पिंड पे फोर्स अप्लाई किया तो वो दूसरे पिंड पे जाएगा और दूसरे पिंड पे थोड़ा सामने जाके ये रुक जाके ये दूसरा पिंड तीसरे पिंड को सामने से मूव करेगा, तो ये रुकेगा और फिर तीसरा पिंड और सामने जाएगा। तो when an object applies the force on another object the latter object also simultaneously apply the force on the former object। मतलब इसकी गति जब दूसरे पिंड पर लग रही थी तो वो गति की वजह से पहला पिंड थोड़ा कम गति से हिला, मूव हुआ, क्योंकि उसकी भी गति इसको अपोज कर रही थी। ठीक है, मतलब दोनों, भले ही मैं किसी दीवार को मार रहा हूँ तो ये दीवार भी मुझे लगेगी ना, क्योंकि दीवार भी कोई ना कोई एक फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई कर रही है। द फोर्सेज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। इसका ये मतलब होता है कि जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ही फोर्स वो सामने वाली दीवार मेरे ऊपर लगा सकती है। दिस आइडिया इज एक्सप्रेस इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने इसी आइडिया के बारे में हमको जानकारी बताई है। द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। मतलब जब मैं किसी दीवार के ऊपर बॉल गेंद फेंक के मार रहा हूँ तो उसको एक्शन फोर्स बोलेंगे। वाइल द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब जब दीवार वो फोर्स अपनी तरफ से उस ऑब्जेक्ट को देगी, बल लगाएगी ऑन द फर्स्ट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, उसको रिएक्शन फोर्स कहेंगे। मतलब मेरा प्रयुक्त किया बल की गेंद जाने वाली दीवार पर टकरा रही है वो एक्शन फोर्स है वो, और रिवर्स वो आ रही है उसी फोर्स के साथ, उसको बोलेंगे हम लोग रिएक्शन
फोर। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। इसको हम लोग और थोड़ा आसानी से बोल सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने ये न्यूटन्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉज ऑफ मोशन के बारे में देखा है। इसके बाद हमारे जो भाग आने वाले हैं उसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे। लेकिन इसके पूर्व वीडियो में मैंने जो आपको ये मैथ्स लिखने के लिए बोले थे, या आप लोगों ने लिखे हैं कि नहीं, ये एक बार मैं आपको आज ग्रुप में पूछने वाला हूँ। आपको इसका उत्तर देना है कि हाँ सर हमने मैथ्स लिख लिए हैं, क्योंकि हमको ये जो हम लोग होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, वो आप लोग को कंप्लीट करना ही है, ठीक है। और इसके ये पार्ट होने के बाद मैं आप लोग को इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, वो भी लिखने हैं। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।